नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम संदीप है। संदीप जी हरियाणा के एक शहर में रहते थे। ये बात 2016 की है। संदीप जी चौक पर हेल्परी के काम करते थे और उसके बाद एक कबाड़ी के यहाँ नौकरी करने लगे थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मैं हरियाणा के एक शहर में रहता हूँ। बात 2016 की है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और काम की तलाश में यहाँ पर आया था। कुछ हमारे जानने वाले लोग यहाँ पर काम करते थे, लेकिन काम मिल नहीं पाया। मेरा घर में पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो मैंने अब चौक पर जा कर के बैठने लगा मज़दूर के साथ में। और फिर वहाँ पर हमें मजदूरी मिलने लगी थी। एक जो कबाड़ी वाला था वो 2 दिन में 3 दिन में हमारे पास आता था और हमें ले जाता था। वो पुराना माल खरीदता था, फर्नीचर वगैरह, और ट्रक पर लोड अनलोड करने का काम हमें देता था। उसके साथ में कम से कम 8-10 बार मैं काम कर चुका था। और एक दिन मेरे को बोली पड़ा कि भाई, तुम तो दिखने में सही लग रहे हो, तो क्यों ना तुम हमारे पास में नौकरी कर लो। वहाँ मज़दूरों के साथ तुम बैठते हो, कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो हमारे पास करोगे तो महीने का तो बंधा हुआ पैसा मिलेगा। मैं बोला ठीक है, आप कितना पैसा दोगे। वो फिर पैसा बताया तो मेरे को समझ में आ गया कि जो पैसा वो बताया बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एक दिन काम करता था तो दूसरे दिन काम नहीं मिलता था, तो वो भी पैसा इधर उधर हो जाता था। अब मैं उसके पास में काम पर लग चुका था। उसका जो काम था वो पुराना फर्नीचर खरीदता था। कभी ऑक्शन से जा कर के ले आता था और कभी कोई कबाड़ी के यहाँ से उठा कर के लाता था। अभी वो उस फर्नीचर को फिर रिपेयर करके पेंट वेंट करके और नए जैसे बना करके बेचता था। उसमें उसको बहुत ही कमाई थी। और एक दिन हम उसके साथ गए थे। वो कहने लगा कि देखो, आज एक ट्रक भर कर के सामान आना है। हमने एक अपने दोस्त के यहाँ से कुछ फर्नीचर खरीदा है और तुम उस ट्रक में लोड करवा करके और साथ में आना है। जब हम गए थे तो शाम के टाइम हो चुका था। मैं उसी कबाड़ी के साथ में बाइक पर बैठ कर गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सामान तो कुछ ज़्यादा ही था और ट्रक आ गया था। फिर मैं लोड करवाने लगा था। वो रात के 9 बजे तक तो मेरे साथ में था और इसके बाद कहने लगा कि देखो संदीप, मुझे कोई ज़रूरी काम है। अब आधा सामान तो लोड हो चुका है, अब बाकी तुम लोड करवा करके और गोदाम पर पहुंचो। मैंने बोला ठीक है साहब, आप जाइए, मैं लोड करवा लेता हूँ, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अब लोड करने में तो पूरा टाइम हो चुका था, करीब 11 रात के बज चुके थे। उसका फ़ोन आता रहा, संदीप क्या हुआ। मैं एक एक बात का रिपोर्ट दे रहा था। जब वहाँ से निकले तो रात के 11 बज चुके थे और बीच रास्ते में संजोगी था कि जो ट्रक का टायर था वो पंचर हो गया। अब उस काम में भी टाइम लगा। अब रात के 12 तो बज चुके थे। फिर उसका फ़ोन आया कि देख संदीप, अब मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, किसी के यहाँ पर पार्टी चल रही है और गोदाम तो बंद है, चाबी मेरे पास में है। ऐसा करना कि सारा ट्रक का माल जो है ना, गोदाम के गेट पर उतरवा देना। और डरना नहीं, वहाँ पर चौकीदार भी होता है, पूरा गली का चौकीदार है, वो राउंड लगाता रहता है। और तुम रात वहीं बिता लो, सामान के पास ही रहना और सुबह में मैं जल्दी आ जाऊंगा।
मैं जैसे ही आऊँगा तुम अपने घर को निकल जाना, फिर तुम दिन भर आराम करना, अगले दिन आना। वो जो बात बोला था सही ही बोला था कि आखिर मैं अकेले माल को छोड़ करके कहाँ जाऊँगा। कीमती माल था तो इतनी तो मेरी जिम्मेवारी होती थी कि मैं उस सामान की रक्षा करूं। और फिर हम जब वहाँ पहुँचे तो रात को करीब 1:30 बज चुका था। मैं जब माल उतारने लगा तभी वो चौकीदार सीटी बजाता हुआ, डंडा पटकता हुआ आया और बोला, क्या बात है भाई, आज माल क्या नीचे ही उतार कर रखोगे कि अंदर भी जाएगा? मैं चौकीदार को पहली बार देखा था। वो बूढ़ा सा चौकीदार था और मैं बोलने लगा कि सेठ तो घर पर कहीं गए हुए हैं जी, अब तो आएंगे नहीं, सुबह ही आएंगे, तो हम सारा सामान तो यहीं गेट के पास में ही उतारेंगे। बोला, कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है इनके यहाँ पर, आप नए लड़के लग रहे हो। मैंने बोला, हाँ जी, कुछ ही दिन हुए हैं मुझे यहाँ पर लगे हुए। बोला, कोई बात नहीं, डरना नहीं, मैं यहीं पर हूँ, मैं आता जाता रहूँगा। और हमने सारा माल उतरवा करके वहीं गेट के पास में बहुत खुली जगह थी और हमने रखवा दिया। उसमें सारे फर्नीचर ही थे, सोफ़ा था, बेड था, दीवान था, कुर्सियाँ थी, टेबल था, बहुत सारा इस तरह का आइटम था। और ट्रक वाले को जो हमारा मालिक था वो पहले ही पैसा दे चुका था। उसने मेरे को बोला भी नहीं कि पैसा दे दो, वो अपना ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा था। मैं तो थका हुआ था काफ़ी और मैं देखने लगा कि मैं कहाँ आराम करूं। वैसे तो सामान बहुत सारा था, सोफ़ा भी था और वो पलंग भी थी, दीवान भी था, लेकिन सब भीड़ लगा हुआ था, एक दूसरे के ऊपर में सब सामान रखा हुआ था। बस वो जो दीवान था वो एक साइड में रखा हुआ था। मैंने वही दीवान को चुना और उसी पर जाकर के मैं लेट गया। लेटते ही मुझे गहरी नींद आ चुकी थी और नींद में जैसे मैं सपने में चला गया था। सपना क्या देख रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा कोठी में हूँ, उसमें बहुत सारे कमरे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई भी इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हर तरफ सन्नाटा सा पसरा हुआ है, बिल्कुल शांत जगह है। अब मैं अपने आप को वहाँ पा कर के मैं सोचने लगा कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। मैं रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा कि आखिर यहाँ से निकलने की गेट कहाँ पर है, लेकिन इतनी बड़ी कोठी में मुझे कहीं पर गेट नहीं मिल रहा था। मैं गेट ढूंढता हुआ इधर से उधर जा रहा था और तभी मैं एक कमरे के अंदर देखने लगा। वो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसमें एक बुज़ुर्ग मुझे दिखाई पड़ा जो एक पलंग पर लेटा हुआ था और हाथ में एक डंडा था और एक रस्सी थी। वो मुझे बुलाने लगा, अरे अरे बच्चा, तुम इधर आओ, इधर आओ। हाँ, मैं उसकी तरफ में चला गया। मैंने बोला, हाँ अंकल बताओ। वो बोलने लगा, तुम यहाँ पर नए दिख रहे हो। मैंने बोला, हाँ अंकल, मैं तो पता नहीं कैसे आ गया हूँ, मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा कि मैं बाहर निकलूँ। बोला, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ निकलने का। उसने मेरा हाथ पकड़ा, अपने पलंग पर ही बिठा लिया था और अचानक वो जो रस्सी उसके हाथ में थी वो मेरे गले में डाल दिया। उसमें फंदा लगा हुआ था और मेरा गला कसने लगा था। मैं छुड़ाने की कोशिश करने लगा कि अंकल गला छोड़ो, गला छोड़ो, रस्सी छोड़ो, लेकिन रस्सी तो कसता हुआ चला जा रहा था। वो बुजुर्ग अब लग रहा था कि वो मेरी जान ले करके ही रहेगा। मैं तड़पने लगा था रस्सी को छुड़ाने के चक्कर में और मेरे सांस लेने में अब दिक्कत होने लगी थी। मैं खांसने लगा था और तभी मेरी नींद खुल गई। नींद खुली तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे सीने पर सवार वही बुजुर्ग बैठा हुआ है और अपनी दोनों हाथ मेरे गले पर डाल रखा है और मेरे गला को दबाए जा रहा है।
और मैं खांसता जा रहा हूँ, सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ और उस बुज़ुर्ग को अपने सीने से हटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बुज़ुर्ग तो वो बहुत शक्तिशाली था। देखने में बुज़ुर्ग लग रहा था, लेकिन वो तो बहुत ही ताकतवर था। मैं चाह करके भी उसको हटाने में सफल नहीं हो पाया। और तभी वो बुज़ुर्ग का रूप जो था बदलने लगा। वो बुज़ुर्ग से एक काले शैतान में बदल चुका था। सारा शरीर काला 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 दिख रहा था, चेहरा तक काला था उसका, और उसके हाथ के जो नाखून थे वो बिल्कुल लंबे लंबे से दिखाई पड़ रहे थे। चेहरा एकदम भयानक दिख रहा था। आंखें एकदम लाल लाल सी नज़र आ रही थी और उसके जो दांत थे वो भी बाहर नज़र आ रहे थे। अब तो जैसे मेरी जान तो पहले ही निकली थी, अब तो और रही सही कसर पूरी हो चुकी थी। लेकिन मैं चिल्ला ही नहीं पा रहा था कि मैं उस चौकीदार को आवाज़ दूं जो बोल के गया था कि मैं आसपास में ही रहता हूं। लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं पड़ा और ना मैं आवाज़ लगा पाया था। अब वो जो काला शैतान वो बुजुर्ग बन चुका था, वो अपने जो नाखून था वो मेरे गले पर फिरने लगा, मेरे गालों पर फिरने लगा और उसकी तेज धार मेरे गालों पर चीर लगा दिया था और एक तेज जलन सी मेरे गालों पर महसूस हुई थी। और तभी वो चौकीदार सीटी मारा और डंडा पटकता हुआ उधर मेरी साइड में आने लगा था। और जैसे ही सीटी मारा वो ज़ोर से, वो जो काला शैतान था अब मुझे छोड़ करके और पलंग से कूद गया था और एक अंधेरे साइड में जा कर के गायब हो चुका था। वो चौकीदार सीटी बजाता हुआ और डंडा पटकता हुआ मेरे पास में आ गया। मैं तो ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ था जैसे मैं एक सदमे में चला गया हूँ। और जब बिल्कुल पास में आकर के बोलने लगा, अरे भाई तुम जाग रहे हो, सो रहे हो, और तब मुझे चेतना मेरी लौटी थी। अब मैं जल्दी से उठा और सांस लेने की भरपूर कोशिश करने लगा। अब मैं पलंग से उठ करके जहाँ खड़ा था उसके पास दौड़ गया और उससे मैं चिपट पड़ा था, चिपट करके रोने लगा, अंकल मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो। वो घबरा सा गया, बोला क्या हुआ तुम्हारे साथ में, तुम तो ठीक ठाक हो। हाँ ये तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसे निकल रहा है, क्या किसी झगड़ा हुआ क्या। मैंने सारा कहानी घटना उसको बताने लगा कि मेरे साथ में क्या हुआ है। मैंने इशारा भी किया कि देखो उधर ही गया है उस अंधेरे में कोने में वो काला शैतान। वो चौकीदार टॉर्च था उसके पास में और टॉर्च की रोशनी डाल करके देखने लगा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। वो इधर उधर हर जगह देख लिया था। वो बोलने लगा कि देख बच्चा शांत हो जा, मैं हूँ ना, तू डर मत। मैं यहाँ पर 9 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 9 साल से इस एरिए की रखवाली कर रहा हूँ, इस गली का, और आज तक मैंने ऐसी घटना नहीं सुनी न देखी। मैं सब कुछ उसको बता चुका था, शायद वो मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। और वो बोलने लगा कि बच्चा तू मेरे साथ में चल, यहाँ रहना तेरे लिए ठीक नहीं है। वो शैतान तुझ पर हमला ज़रूर कर सकता है दोबारा से। अब मैं उसके साथ चल पड़ा था जहाँ वो एक जगह लैंप पोस्ट के पास में कुर्सी डाले हुए था और वो वहीं से गली को निगरानी रखता था। अब बीच बीच में राउंड मारता रहता था। जब हम वहाँ पहुँचे वो बिठाया, उसके थैले में पानी वानी सब था, मुझे पानी दिया, बोला पानी पियो और अपना चेहरा साफ करो, अब बिल्कुल शांत रहो, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं तो डरा हुआ था। मैं पूछने लगा कि अंकल वो कौन था, क्यों मुझे मारना चाह रहा था। वो कुछ देर तो चुप रहे और फिर वो बोलने लगे, कहने लगे कि बेटा तुम जहाँ काम कर रहे हो ना, वहाँ पुराना सामान खरीदा और बेचा जाता है। पता नहीं उन सामानों पर कौन लेटा है, कौन मरा है, कौन घायल हुआ है, ये तो उस सेठ को भी मालूम नहीं है। और मुझे तो यही लग रहा है कि जिस दीवान पर तुम लेटे थे
उसी में वो काली शक्ति थी, वो शैतान उसी के अंदर में था और तभी तुम पर हमला किया था। अब उन चाचा की बात में तो दम लग रहा था। वो जो कह रहे थे मुझे यकीन हो चला था कि मैं उस दीवान पर लेटते ही मेरे साथ में मैंने सपना देखा था और सपने में फिर मेरी हकीकत बन चुका था, मेरे पर अटैक हो चुका था। मुझे अब विश्वास उनकी बात पर हो चुका था। वो कहने लगे कि बेटा, सबसे अच्छा चीज़ है कि ऐसे खतरे में पड़ो ना तो हमेशा हनुमान जी का नाम लिया करो, वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अभी भी तुम लेते रहो। देखो अभी रात है, अभी सुबह होने में टाइम बाकी है। और वो खुद भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे थे। इस तरह हमने दोनों ने मिलकर पूरी रात गुजार दिया था। सुबह हो चुकी थी और करीब 6:30 के आसपास में वो हमारा मालिक, कबाड़ी मालिक, अपनी बाइक पर आता हुआ नज़र आया। और दुकान तो अभी आगे थी, हम तो बीच रास्ते में ही थे। और चौकीदार ने रोक लिया। अरे रुको मालिक रुको, देखो तुम्हारा लड़का घायल हुआ पड़ा है। और मालिक तो ब्रेक लगा दिए थे और लगा के हमारे पास पहुंच गए थे। बोले क्या हुआ संदीप? वो भी घबरा गए थे। क्या हुआ क्या हुआ? मैं तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उस चौकीदार ने पूरी घटना बता दिया कि देखो ऐसा हुआ है इस लड़के के साथ में। वो चौकीदार बोलने लगे कि देखो, आप तो पुराना सामान खरीदते हो, बेचते हो, आपको भी मालूम नहीं होगा कि कहाँ से आपने सामान लाया है। आपको कुछ मालूम है क्या ये सामान जो लाए हो? बोलता नहीं नहीं, हम तो ऑक्शन से माल लेते हैं और कई बार ये जो सामान है मैं किसी जानने वाले कबाड़ी से लेकर आया हूँ, वो भी कहीं कहीं से लाया होगा। तो ऐसा तो चलता रहता है। चौकीदार बोला कि ज़रूर इस दीवान में ही कुछ गड़बड़ है। वो जो मेरे मालिक थे बोले कि देखो भाई, इतना तो मुझे पता होता है कि कोई अच्छा सामान तो बेचता नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें कमी होती है। हमें कौन सा यहाँ पर हम अपने घर में रखना है, हम भी कहीं ठीक ठाक करके बेच देते हैं। और आज तक तो कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं आया है। ये तो फर्स्ट टाइम हमने संदीप के सुना है कि ऐसा इसके साथ में हुआ है। वो विश्वास कर भी रहा था और नहीं भी कर रहा था, लेकिन मैं अब तो सोच लिया था कि ये नौकरी मुझे बिल्कुल नहीं करनी है। और वही मैंने किया। मैं सीधा बोल दिया कि सर मालिक, मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, जितना दिन का मेरा ये हिसाब बन रहा है आप मुझे दे दीजिए, मैं खुशी खुशी यहाँ से चला जाऊँगा। और उसने देरी नहीं किए थे। उस मालिक ने सारा पैसा, एक एक पैसा मेरा दे दिया था और कुछ पैसा अलग से दिया था कि ये जो तुम्हारे जख्म है इसको जाकर के डॉक्टर को दिखा देना, दवा दारू ले लेना। अब फिर मैं अपनी साइकिल उठाया और चल पड़ा था अपने घर की तरफ में। मैं 1 महीने के बाद में उस रास्ते से गुजर रहा था अपनी साइकिल से और मैं देखा बाहर ट्रक उतर रहा था। और तभी मुझे वो दिन याद आ गया जो मेरे साथ में घटा था। मैं समझ गया कि यहाँ तो ऐसे ही काम चलता रहता है और अब हमें क्या है इस चीज़ से, हमें क्या डरना, कौन से इसके पास में हमें नौकरी करनी है, कौन यहाँ पर रात में रुकना है। मैं अब दूसरा काम पकड़ चुका था, लेकिन डर तो काफ़ी दिन मेरे शरीर में रहा था। रात में मुझे नींद नहीं आती थी। जैसे ही सोने की कोशिश करता था, लगता था कि वो काला शैतान मेरे सामने में खड़ा हो गया हो। लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था तो थोड़ा मन में शांति आ जाती थी और डर कम हो जाता था। ऐसे ही कुछ रात तक मेरे साथ में चलता रहा था। अब फिर मैं तो अब डर से बिल्कुल दूर हो चुका था। अब मैं इस चीज़ को कभी ध्यान भी नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी संदीप जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी हमने अच्छी अच्छी कहानियाँ डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों को भी मज़ा लीजिए,
चैनल का लिंक मैं नीचे में डाल रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार उन पर जा कर के आप ज़रूर कहानियों का मज़ा लीजिए। आप मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।